नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। क्रिसमस के दिन मदर टेरेसा की संस्था के बैंक खाते फ्रीज, ममता ने की निंदा। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द, एफआईआर दर्ज। धर्म संसद के मामले में ही 76 वकीलों ने लिखा सीजेआई को पत्र, स्वतः संज्ञान लेने की अपील। और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप सबसे आगे बीजेपी को बड़ा झटका। और वरुण गांधी ने रात में कर्फ्यू, दिन में रैलियों पर कहा ये समझ से परे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और ये खबर जुड़ी हुई है मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटीज जो नाम की संस्था है उससे जुड़ी हुई। आज दोपहर में ये खबर सारे टीवी चैनल्स पर ब्रेक हुई कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के उसको फ्रीज कर दिया है। फ्रीज तो कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के एक ऑर्डर की वजह से, और उसमें बाकायदा जो जितने भी खाते थे उनके देश में जहां जहां भी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का काम होता है उन सब के खातों पर रोक लग गई है, उस पर फ्रीज कर दिया है। और खाता फ्रीज होना मतलब ना आप पैसे निकाल सकते हैं ना पैसे डाल सकते हैं। लेकिन इसका असर किस पे पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है 22,000 लगभग पेशेंट्स हैं, यानी कि जो मरीज हैं उनको ना अब दवा मिल पाएगी, ना उनका ट्रीटमेंट मिल पाएगा, ना उनको खाना मिल पाएगा, क्योंकि ये वो संस्था है जो कि डोनेशंस जो होते हैं उनसे इन मरीजों की दवा और उनका खाना वो सब चलाती है। और ममता बनर्जी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका काम अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह है, लेकिन जो ये ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं यानी कि दवा खाना, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी। और इस चीज से ये एक बड़ा झटका लगा है मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को। और ये किस दिन हुआ? जिस दिन क्रिसमस था, और एक खास दिन चुना गया मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए, क्योंकि एक संदेश देना चाह रही थी केंद्र सरकार। क्योंकि ये जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं उनका एक ऑर्डर है जिसके जरिए ये बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। खास दिन यानी कि क्रिसमस का दिन चुना गया है उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए, उनको संदेश देने के लिए कि देखिए आप अल्पसंख्यक हैं और इसलिए इस तरीके की रोक आप पर लगाई जा रही है। एक तरीके से केंद्र सरकार उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। तो इसे हम क्या समझें? क्रिसमस के दिन अगर एक इतनी बड़ी एक एफर्ट केंद्र सरकार की तरफ से होती है, एक ऐसी सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आखिर इन गरीब लोगों को आज मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? ये वही मिशनरीज ऑफ चैरिटी है जो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाकर और लोगों पर लोगों का दिल जीती है। और अलग अलग जो हिंदुत्व संगठन है वो उनका आरोप यही रहता है कि उनको बुलावा देकर, उनको अल्योरमेंट देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो किस मंशा से केंद्र सरकार ने इस तरीके के ऑर्डर से मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किए हैं ये पता नहीं है। उनका जो एक सीधा साधा जवाब रहता है कि उनके अकाउंट्स में इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो वो चलाते हैं वो नहीं देखा जा रहा है। और जो एक लार्जर जो पॉलिटिकल मैसेज है कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, खास दिन कोशिश करने की जरूरत कर रही है सरकार। क्रिसमस पे आप देखिए कि किस तरीके से क्रिश्चियंस को अटैक किया और चर्चेस पर हमले हुए हैं, जीसस क्राइस्ट की आइडल्स को तोड़ा गया है। तो एक सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से ईसाइयों पर हमले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। अभी तक मुसलमानों पर जो उनको टारगेट किया जा रहा था, उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, और अब ईसाई मोदी सरकार के निशाने पर है। किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, आप किसी का चर्च में जाना बंद कर दीजिए, और बजरंग दल जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो आकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको सरकार की संरक्षण मिली हुई है। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये किस तरीके का लोकतांत्रिक देश है जहां पर ईसाई और मुसलमान दोनों ही मार्जिनलाइज फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उपद्रवी एलिमेंट्स हैं उनको सरकार संरक्षण देती है। और ये वही लोग हैं जो कि सीए और एनआरसी के दौरान क्या कहते थे कि जो क्रिश्चियन रिफ्यूजीज बाहर से आते हैं हम उनको सुरक्षा देंगे अपने देश में। तो आखिर उन सारी चीजों का आज क्या हो गया? और एक बहुत ही बेतुका और एक बहुत ही घिनौना
और नफरतपूर्ण माहौल एक देखने को मिल रहा है, और वो भी गरीबों के जिंदगी के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि मदर टेरेसा को दया की मूर्ति कहा जाता था, और उस दया की मूर्ति ने जो एक संस्था बनाई जिसमें कि गरीबों को मदद की जा रही थी, आज उसको भी टारगेट किया जा रहा है एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत। और पॉलिटिकल एजेंडा से मिशनरीज ऑफ चैरिटी जैसी संस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको ध्यान हो अगर तो बार बार हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशंस को जो चुनौती मिलती है, जो लिबर्टेरियन की तरफ से, जो सेक्युलर लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जो काम क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं वो हिंदुत्व के लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हिंदुत्व के लोग जो हिंदुत्ववादी हैं वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके हाथ में एक हथियार बचता है कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको खत्म करो। और कैसे खत्म करो? उनकी जो आर्थिक रीढ़ है वो तोड़ दो। तो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी अपना काम नहीं कर सकती है, यानी कि एक तरीके से मिशनरीज ऑफ चैरिटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। इसके पीछे नियत क्या है? क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय धर्म संसद की। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले जो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, और जिस तरीके के नफरती भाषण वहां पर सामने आए थे, अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो वहां की राजधानी है वहां पर 2 दिवसीय धर्म संसद हुई, जिसमें कि तमाम महामंडलेश्वर और संतों उसमें उन्होंने शिरकत किया। और महात्मा गांधी के बारे में संत कालीचरण जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश का सत्यानाश कर दिया, और गोडसे को नमस्कार, और लिटरली गोडसे के प्रति उन्होंने नमस्कार किया है। और इसके बाद अब एक FIR दर्ज हो गई है। और लेकिन उसी इवेंट में ही भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने उस इवेंट को वो छोड़कर चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि एक ऐसा संत जो कि महात्मा गांधी को के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहा हो और गोडसे का इस तरीके से महिमा मंडन कर रहा हो। लेकिन साधु सब एक जैसे नहीं होते। अब आपको बता दें कि वहां पर उसी धर्म संसद में स्वामी स्वरूपानंद जी भी थे, और स्वरूपानंद जी ने ये कहा कि 30 करोड़ मुसलमान और 15 करोड़ ईसाई अगर जिस देश में हो तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। क्योंकि संत कालीचरण और तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे और गोडसे का महिमा मंडन किया, और साथ में हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर से उसी दिशा में कदम बढ़ाने को कहा गया। तो उसी के विपरीत स्वामी स्वरूपानंद ने कहा। लेकिन महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये गलत है जो आप कह रहे हैं, और उन्होंने भी उस धर्म संसद को छोड़ दिया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं साधु संत के, और ऐसा नहीं है कि हर साधु संत इस तरीके की हिंदू कट्टरता की ही बात करता है। ऐसे भी संत हैं जैसे कि महंत राम सुंदर दास। अभी फिलहाल कालीचरण जी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, लेकिन अब देखना यह है छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी कैसे होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल FIR दर्ज हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि ऐसा लग रहा है कि इस धर्म संसद, ये जो अलग अलग जगह एक पैटर्न के तहत सुनियोजित तरीके से इन धर्म संसदों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस तरीके से समाज को में और नफरत का जहर खोलो, यही काम इन धर्म संसद में हो रहा है। यानी कि धर्म संसद है या अधर्म संसद है, इसका जो फैसला है वो शायद आप और अच्छा कर सकेंगे। लेकिन धर्म संसद का दुरुपयोग ये साधु संत किस तरीके से कर रहे हैं और कितना जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर बनाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है अपने देश पर, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। और कितनी बेइज्जती की बात है भारत के लिए कि अगर इस तरीके का इवेंट जगजाहिर होता है तो आप और देशों में भारत मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे संत समाज के जो लोग हैं वो इस तरीके से महिमा मंडन किस तरीके से गोडसे का कर रहे हैं। वो भी महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल फिगर है। महात्मा गांधी को पूजा जाता है पूरे विश्व में, लेकिन हमारे देश के जो साधु संत हैं वो महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहते हैं और हमारी सरकार बिल्कुल चुप बैठती है। मोदी जी चुप, बीजेपी के लीडर्स चुप, क्यों? क्योंकि आरएसएस ये चाहता है कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, गोडसे का महिमा मंडन किया जाए और महात्मा गांधी को गलत बताया जाए। यानी कि उन्होंने, महात्मा गांधी ने कितनी बड़ी गलती की थी 1947 में, यही बताने की कोशिश इन धर्म संसद में हो रही है। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी
इस तरीके की धर्म संसद पर रोक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। पहले हमने हरिद्वार में देखा, अब उसके बाद दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में हम ये चीज़ देख रहे हैं। और मज़े की बात, यति नरसिंहानंद जैसे जो लीडर्स थे वो रायपुर की इस धर्म संसद में भी शामिल हुए थे और बाकायदा पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का समाज ये साधु संत बना रहे हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं हरिद्वार धर्म संसद की, जो कि 3 दिवसीय इवेंट था और उसमें तमाम तरीके की जहरीली बातें मुसलमान समुदाय के खिलाफ की गई थी। किस तरीके से जो स्वामी अन्नपूर्णा साध्वी अन्नपूर्णा थी, उन्होंने कहा कि देखिए अब हथियार उठाने का समय आ चुका है और मुसलमानों की अगर जनसंख्या खत्म करनी है तो उनकी हत्या करना पड़ेगा और तमाम तरीके की बातें मुसलमानों को खत्म करने के लिए की गई थी और उस पर कोई भी ना FIR दर्ज हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और परेशान होकर 76 नामचीन वकीलों ने, जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना को। उन्होंने कहा है कि वो अपना जुडिशियल विजडम है उसका इस्तेमाल करें और स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश करें और जो तमाम धाराएं हैं उनको लगाकर ऐसे लोगों को दंडित करें और वो अपना जुडिशियल विजडम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बहुत एक लंबी लिस्ट है, जैसा मैंने कहा कि 76 इसमें नामचीन वकील है। उसमें टॉप पर जो एक पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं वो भी इसमें शामिल है, जिसका आप पूरा इंटरव्यू सत्य हिंदी पर देख सकते हैं और वो भी उसमें शामिल है। और उनका ये मानना है कि इस तरीके का जुडिशियल विजडम CJI NV रमन्ना अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या एक्शन लेंगे ये देखना होगा, लेकिन सबकी निगाहें टिकी होंगी कि CJI क्या कहते हैं, क्या ऐसे चीज़ों पर स्वतः संज्ञान किस तरीके से बोलेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी हरिद्वार के केस में न कोई गिरफ्तारी हुई है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उसमें जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो साधु संत जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा इस तरीके के जहरीले बयान के लिए, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। चौथी खबर में बात करते हैं चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव की। उसमें एक भारी उलटफेर देखा गया है और जिसमें कि कांग्रेस और BJP पीछे हैं और आम आदमी पार्टी इसमें काफ़ी आगे चल रही है और उसकी एक धमाकेदार एंट्री हुई है ठीक पंजाब चुनाव के पहले। और एक संदेश भी है लोगों के लिए, ऐसा लगता है कि पंजाब में बदलाव कोई एक बदलाव का मूड वो रिफ्लेक्ट कर रहा है चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव की ओर से। अगर सीटों की बात करें तो कुल 35 सीटें हैं चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में। आम आदमी पार्टी को 35 में से 14 सीटें पर जीत मिली है, BJP को 12, कांग्रेस को 8 और अकालियों को 1। और BJP के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि BJP पिछले 15 सालों से इसमें आगे चल रही थी और 15 साल बाद जाकर अब वो पिछड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने इसे कहा है कि पंजाब एक नए बदलाव के लिए तैयार है और पंजाब का पूरा जो मूड है वो इन चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और अगर पंजाब की जनता ने ये मूड बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को ही सत्ता बनानी है तो वाकई में BJP और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और देखना ये होगा कि जो ये धमाकेदार एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है, क्या इसी तरीके से रिजल्ट क्या पूरे राज्य में यानी कि पूरे पंजाब में वो रेप्लिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चुनौतियां आम आदमी पार्टी के लिए कम नहीं है। अभी उनका मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है वो डिक्लेयर नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी पार्टी के पास कितना वेयरविदौल है दूसरे राज्यों में अपने पैर पसारने के लिए, ये सारे बड़े सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन एक अच्छी खबर है कि दिल्ली के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव के लिए पंजाब तैयार है। लेकिन राज्य जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या उसमें भी पंजाब आम आदमी पार्टी को इस तरीके के रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ये देखना होगा क्योंकि कड़ा मुकाबला कांग्रेस भी इसमें दे रही है। और एक तरफ BJP और जो अमरिंदर सिंह का गठबंधन है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है। तो एक त्रिकोणीय एक कॉन्टेस्ट पंजाब में देखा जा रहा है और देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी क्या इसी तरीके के रिजल्ट्स को दोहरा पाती है, नहीं दोहरा पाती। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं पीलीभीत के लोकसभा सांसद वरुण गांधी की, जो कि इस समय सरकार की आंखों में एक नासूर बन चुके हैं और समय समय पर वो जनता की आवाज उठाते हैं, जिससे कि BJP को बड़ी मिर्ची लगती है, काफी चिढ़ जाती है BJP उनके ट्वीट से और उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से। और अब उन्होंने वरुण गांधी ने एक और नया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों
में लाखों लोगों को इकट्ठा करना ये सामान्य जनमानस के समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को देखते हुए ईमानदारी से हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या फिर चुनावी शक्ति प्रदर्शन। इस बात को ट्वीट किया है वरुण गांधी ने। और आपको ये बात बता दें कि उनका ये बयान और ट्वीट इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, रात में कर्फ्यू लगाया है, जो कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक देखा जाएगा। और जो शादी और मैरिज पार्टीज हैं उन पर भी रोक लग गई है कि 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं हो सकते। और लेकिन सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी आए दिन जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं और उससे भी ज़्यादा जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो कि सरकार जिस पर सरकार की चुप्पी बनी हुई है, वो वरुण गांधी के लिए शायद पार्टी में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अभी हाल में जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो उन्होंने शायद कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि हो सकता है कि पार्टी जल्द वरुण गांधी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, कोई कार्रवाई कर सकती है। तो देखना यह होगा कि वरुण गांधी को क्या बीजेपी से निकाला जाएगा। उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से तो पहले ही निकाल दिया गया और जिस तरीके से वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और उन्होंने उसके पहले भी संकेत दिया कि जो उनकी मां थी, उन्होंने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कॉन्टेस्ट भी किया था। तो क्या अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वरुण गांधी और मेनका गांधी नजर आएंगे? उन्हें पार्टी कब निकालेगी? ये सारी अभी अटकलें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर फूंक रहे हैं, उससे बीजेपी की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ रही हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा और सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।